सभी को मेरा नमस्कार। हिंदी अध्यापकों, प्रिय छात्रों, जैसा कि हम सब जानते हैं, मार्च 18 से 10वीं कक्षा की परीक्षाओं का आयोजन होने जा रहा है। इन परीक्षाओं के लिए आप सभी ने पूरी तरह से तैयारी कर चुके हैं। 10वीं कक्षा छात्रों के लिए विशेषकर ये वीडियो बनाया जा रहा है। छात्रों के लिए प्रश्न पत्र पर विश्लेषण, साथ ही साथ कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इत्यादि बातों को लेकर जानकारी दी जाएगी। हमारी पाठ्यपुस्तक में कुल 12 पाठ हैं, जिनमें से 7 गद्य भाग के पाठ है, 5 पद्य भाग के पाठ है। इनके साथ साथ 4 उपवाचक पाठ है। पद्य भागों की बात की जाती है तो इसमें 3 पाठ बरसते बादल, माँ मुझे आने दे, कनकर का अधिकारी आधुनिक कविता से है, और 2 पाठ भक्तिपद, नीति दोहे प्राचीन कविता से है। छात्रों, प्रश्न पत्र पर एक बार नज़र डालते हैं तो हमारा प्रश्न पत्र 80 अंकों के लिए होता है। इसके 2 भाग होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए के लिए 60 अंक निर्धारित है और पार्ट बी के लिए 20 अंक निर्धारित है। और जैसा कि आप जानते हैं, पार्ट ए के लिए अलग से उत्तर पुस्तिका दी जाती है। पार्ट बी के प्रश्नों के उत्तर उसी में लिखकर उत्तर पुस्तिका से पार्ट बी को जोड़ दिया जाता है। और पार्ट ए की जब बात की जाती है तो पार्ट ए के लिए हमारे पास 2.5 घंटे का समय है और पार्ट बी के लिए आधे घंटे का समय है। इस तरह से कुल मिलाकर 3 घंटे का समय हमारे पास होता है। इन 3 घंटों को हम कैसा सदुपयोग करें और कैसे अधिक से अधिक अंक प्राप्त करें, इसके बारे में हम विस्तृत रूप से जानेंगे। पार्ट ए 60 अंकों के लिए होता है। इन 60 अंकों के लिए 2 विभाग होते हैं, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया के लिए है, जिसके लिए 20 अंक है। सेक्शन 2 संरचना के प्रश्नोत्तर, साथ ही साथ सृजनात्मक अभिव्यक्ति, इसके लिए 40 अंक है। चलो चलते हैं, सेक्शन ए की बात करते हैं। तो सेक्शन ए में अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया के अंतर्गत फिर से 3 प्रश्न होते हैं, ई। आ उपवाचक पाठ से है, आ अपठित गद्यांश है, ई पद्य भाग से लिया जाता है। अब फिर सेक्शन बी की बात करते हैं। तो सेक्शन बी के लिए आधे घंटे का समय निर्धारित है, 20 अंक है, 20 प्रश्न होंगे। 20 के 20 प्रश्न मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। छात्र को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का आंसर करते समय अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षर्स ए, बी, सी, डी का उपयोग करते हुए उन्हें कोष्ठक में लिखने की आवश्यकता है। तो अब देखते हैं, चले अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया की बात की जाती है तो इसमें आ बिट जो है, जिसके लिए 5 प्रश्न होते हैं जिसमें, और साथ ही साथ उसके लिए 5 अंक होते हैं, यानी कि प्रत्येक प्रश्न के लिए 1-1 अंक होता है। और ये कहाँ से लिया जाता है? हमारी पाठ्यपुस्तक में उपवाचक के कुल 4 पाठ है। शांति की राह में, हम सब एक है, अपने स्कूल को एक उपहार, अनोखा उपाय। शांति की राह में पाठ की बात की जाती है तो इस पाठ में मुख्य रूप से शांति, नेल्सन मंडेला, मदर तेरेसा को लेकर चर्चा किया गया है। हम सब एक है पाठ से डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, और उसी तरह से तीसरा पाठ देखेंगे तो अपने स्कूल को एक उपहार, जिसमें राजू नामक एक विकलांग बालक के बारे में कहानी दी गई है। और साथ ही साथ अंतिम पाठ अनोखा उपाय, उपवाचक का 4था पाठ। अनोखा उपाय पाठ में राजा कुमार वर्मा, राजा सत्य सिंह, राजमाता, राजगुरु आदि के बारे में चर्चा किया गया है। तो मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि प्रिय छात्रों, जब उपवाचक से 8-10 पंक्तियों वाला एक गद्यांश देकर उसके नीचे जब 5 प्रश्न दिए जाते हैं, तो पहले आप दिए गए गद्यांश को अच्छी तरह से 1 या 2 बार पढ़ लेना चाहिए। अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया का उद्देश्य यही है कि छात्र दिए गए गद्यांश को ध्यान से पढ़े, समझे, फिर उसके बाद पूछे गए प्रश्नों के उत्तर प्रश्नों के स्वभाव के आधार पर हमें लिखना चाहिए। चलो अब मैं आप लोगों को एक और जानकारी ये देना चाहता हूँ कि जब एक गद्यांश देकर प्रश्न पूछे जाते हैं तो उन प्रश्नों के उत्तर हमें कैसे लिखना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ ने
उनके जन्मदिन को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। दक्षिण अफ्रीका के लोग मंडेला को व्यापक रूप से राष्ट्रपिता मानते हैं। उन्हें दक्षिण अफ्रीका के लोकतंत्र के प्रथम संस्थापक और उद्धारकर्ता के रूप में देखा जाता था। दक्षिण अफ्रीका में प्रायः उन्हें मदीबा कहकर बुलाया जाता। इस तरह दिए गए गद्यांश को समझते हुए अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए। एक बार पढ़ने पर समझ में नहीं आता है तो दूसरी बार पढ़ना चाहिए। अब इसके बाद प्रश्नों को पढ़ते हुए प्रश्न के उत्तर को कैसे लिखना है, उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने किनके जन्मदिन को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। यह प्रश्न है हमारे लिए। तो अक्सर छात्र क्या करते हैं, जो अनुच्छेद में दिया गया है संयुक्त राष्ट्र संघ ने उनके जन्मदिन को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है कहकर लिख देते हैं। लेकिन वास्तव में यहाँ उनके जो शब्द प्रयोग किया गया है वह सर्वनाम शब्द है। उत्तरों में ऐसा सर्वनाम शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए, बल्कि छात्र को क्या लिखना चाहिए, संयुक्त राष्ट्र संघ ने किनके जन्मदिन को, किनके प्रश्नवाचक को सूचक करने वाला शब्द है, किनके शब्द को हटा दीजिए। किनके के स्थान पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने नेल्सन मंडेला के जन्मदिन को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है कहकर लिखेंगे तो आपका उत्तर उचित माना जाएगा और इसको पूरे के पूरे अंक यानी कि 1 अंक मिलेगा। उसी प्रकार से एक और प्रश्न मैं आपके सामने रखता हूँ। दक्षिण अफ्रीका के लोग मंडेला को व्यापक रूप में क्या मानते हैं। यहाँ देखिए प्रश्नार्थक को सूचक करने वाला शब्द क्या है, क्या। क्या के स्थान पर क्या लिखना है, राष्ट्रपिता। अर्थात दक्षिण अफ्रीका के लोग मंडेला को व्यापक रूप से राष्ट्रपिता मानते हैं। इस तरह से प्रश्न को पढ़कर प्रश्न में प्रश्न को सूचित करने वाले शब्द को हटाकर वहाँ जो बिंदु को जोड़ना है उसे जोड़ने से हमें पूरे पूरे अंक मिलते हैं। ठीक उसी प्रकार से अपठित गद्यांश के लेकर, अर्थात ये पाठ्यपुस्तक के बाहर से लिया जाता है। जैसे कि आपने पठित गद्यांश को लेकर उसे पढ़कर समझकर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखे हैं, ठीक उसी प्रकार से अपठित गद्यांश को पढ़कर ध्यान से पढ़कर समझकर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना चाहिए। पठित गद्यांश और अपठित गद्यांश के अंकों में एक ही अंतर है। पठित गद्यांश के लिए केवल 5 अंक है और अपठित गद्यांश के लिए 10 अंक है, यानी कि एक एक प्रश्न के लिए 2-2 अंक होंगे। छात्रों, यहाँ एक बात ध्यान देना यह है कि पठित गद्यांश के लिए 5 अंक, अपठित गद्यांश के लिए 10 अंक होते हैं। प्रश्न को समझकर उत्तर देना है। और एक बात यहाँ ध्यान देना यह है कि पठित गद्यांश की बात की जाती है तो इसमें संभावना होती है कि एक प्रश्न उपरोक्त गद्यांश किस पाठ से लिया गया है कहकर प्रश्न होता है, तो छात्र पाठ का नाम वहाँ लिखना है। और अपठित गद्यांश की बात की जाती है तो संभावना यह बनती है कि इसमें भी एक प्रश्न सार्थक शीर्षक लिखिए, शीर्षक का नाम लिखिए कहकर प्रश्न होता है। तो सार्थक शीर्षक या शीर्षक के नाम की बात का प्रश्न जब भी दिया जाता है, छात्रों को क्या करना चाहिए, दिए गए गद्यांश को अच्छी तरह से पढ़कर उसमें जो शब्द को बार बार प्रयोग किया गया है या जो कोई शब्द ऐसा हो जिसका सारा दारोमदार गद्यांश के ऊपर निर्भर करता है, यानी कि मुख्य बिंदु के रूप में दिया जाता है, वैसे शब्द को हम शीर्षक के रूप में निर्धारित कर सकते हैं। अब इसके बाद ई बिट में चले आते हैं। तो ई बिट में पठित पद्यांश को लिया जाता है। छात्रों, यहाँ एक बात ध्यान में रखिए, हमारी पाठ्यपुस्तक के जो 5 पाठ है कविता भाग से, जिनमें से पहले 3 पाठ यानी कि बरसते बादल, माँ मुझे आने दे, कन कन का अधिकारी, ये तीनों पाठ आधुनिक कविता से है। इन्हीं पाठों से अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया के अंतर्गत किसी एक पाठ से कवितांश को लेकर 5 प्रश्न दिए जाते हैं। ये 3 पाठ है, फिर से एक बार मैं दोहराता हूँ। बरसते बादल, जिसके कवि का नाम है सुमित्रानंदन पंत, माँ मुझे आने दे, कवयित्री मृदुल जोशी, कन कन का अधिकारी, कवि डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर है। झमझम मेघ बरसते हैं सावन के, छम 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 गिरती बूंदें तरवों से छनके, चमचम बिजली चमक रही रे उर्मे घन के, थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के। तो चले अब देखते हैं प्रश्न कैसे होते हैं, प्रश्न का उत्तर हमें कैसे लिखना है। मेघ कैसे बरसते हैं, मेघ कैसे बरसते हैं।
तो छात्र को क्या करना चाहिए? कविता की पंक्ति को नहीं लिखना चाहिए, बल्कि प्रश्न में कैसे शब्द का प्रयोग किया गया है, कैसे शब्द के स्थान पर हमें क्या लिखना है। मेघ झमझम की ध्वनि करते हुए बरसते हैं। मेघ कैसे बरसते हैं? मेघ झमझम की ध्वनि करते हुए बरसते हैं। लिखने से आपके उत्तर को पूरे अंक मिलते हैं। उसी प्रकार से एक और प्रश्न मैं आपके सामने रखता हूँ। बूंदें कहाँ से छनकर गिरती है? कविता की पंक्ति है, छम 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 गिरती बूंदें तरुओं से छनके। तरु का अर्थ क्या है? पेड़, वृक्ष। तो यहाँ उत्तर क्या होना चाहिए? बूंदें पेड़ के पत्तों से छनकर गिरती है, ऐसा लिखना चाहिए। वास्तव में अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया का अर्थ क्या होता है? दिए गए गद्यांश या पद्यांश को समझकर अर्थ ग्रहण कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना चाहिए। అంటే ఇచ్చినటువంటి పద్యాంశాన్ని కానివ్వండి, గద్యాంశాన్ని కానివ్వండి చదివి అర్థం చేసుకొని అడిగినటువంటి ప్రశ్నలకు సమాధానం రాయాలి. So once again I repeat the words. First of all, read the given passage thoroughly and understand it. After that, read the questions and try to write the answers. और यहाँ एक बार ये भी ध्यान में रखना है कि कवितांश के जब बात की जाती है तो कवितांश में देकर दिए गए 5 प्रश्नों में एक प्रश्न कविता पाठ का नाम या कवि का नाम को लेकर भी प्रश्न हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में छात्र को क्या करना है? तीनों पाठों के नाम ध्यान में रखना है, साथ साथ उन पाठों के कवि कौन है उनके बारे में भी आपको नाम को याद रखना है। सेक्शन 2 में सेक्शन 2 की बात की जाती है तो सेक्शन 2 में मुख्य रूप से स्वरचना के प्रश्न होते हैं। स्वरचना के प्रश्नों में लघुत्तरात्मक प्रश्न और निबंधात्मक प्रश्न होते हैं और साथ ही साथ इसके साथ सृजनात्मक अभिव्यक्ति को भी स्थान दिया गया है इस सेक्शन में। तो सेक्शन 2 में आ बिट की बात की जाती है तो लघुत्तरात्मक प्रश्न होते हैं। लघुत्तरात्मक प्रश्न 4 होते हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक है। 4 4 ज़ा 16 मार्क्स। टोटल 4 क्वेश्चंस। अमंग दिस 4 क्वेश्चंस 2 फ्रॉम पोएट्री एंड 2 फ्रॉम प्रोज। तो इन 4 प्रश्नों में 2 प्रश्न पद्य भाग से होंगे, 2 प्रश्न गद्य भाग से होंगे और इन 4 प्रश्नों में से एक प्रश्न अनिवार्य रूप से कवि या लेखक के परिचय को लेकर होगा। कवि लेखक परिचय की बात की जाती है तो प्रायः कवि के बारे में या लेखक के बारे में जो भी प्रश्न पूछा जाता है वह प्रश्न इस प्रकार होता है। कवि सुमित्रानंद पंत का साहित्यिक परिचय संक्षिप्त में लिखिए। कहकर जब इस तरह से दिया जाता है तो छात्रों को एक बात ध्यान में रखना है। कवि గురించి కానీ రచయిత గురించి కానీ పరిచయాన్ని రాయమన్నప్పుడు విద్యార్థులు ఈ క్రింద చెప్పబడేటటువంటి 5 విషయాలను గుర్తుంచుకోవాలి। इसमें पहली बात होती है जन्म और बचपन को लेकर लिखना है। दूसरे बिंदु के रूप में कवि की विशेषताएं, तीसरी बिंदु के रूप में रचनाएं, चौथे बिंदु के रूप में पुरस्कार और 5वें बिंदु के रूप में मृत्यु आदि विषयों को संपूर्ण वाक्य के रूप में लिखना चाहिए। केवल संकेत के आधार पर लिखने पर पूरे अंक आपको नहीं मिल सकते। यदि आप इसके 4 के 4 अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इसको संपूर्ण वाक्य के रूप में चाहे पैराग्राफ के रूप में लिखिए या 1 2 3 4 5 कहकर पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं। कवि लेखक के बारे में जब लिखने की बात की जाती है तो हमारी पाठ्यपुस्तक में अलग अलग कवियों को लेकर, अलग अलग लेखकों को लेकर विवरण दिया गया है। सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, प्रेमचंद इत्यादि कवि लेखकों की बात की जाती है तो एक अनुच्छेद के रूप में दिया गया है। वहीं जाकर रैदास, मीराबाई, रहीम, बिहारी की बात की जाती है तो केवल संकेतों के रूप में वहाँ दिया गया है। तो जो बात संकेतों के रूप में दी गई है उनको लिखते समय हमें एक बात ध्यान में रखना है, इन्हें भी अनुच्छेद के रूप में या पॉइंट वाइज लिखने का प्रयत्न करने पर हमें पूरे अंक मिलते हैं, यानी कि 4 अंक मिलते हैं। अब हमारी पाठ्यपुस्तक में जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, रैदास, मीराबाई, रहीम, बिहारी के संकेत के रूप में दिए गया है इन्फॉर्मेशन। तो उन्हें कैसे लिखना है? उदाहरण के लिए रैदास के कवि परिचय के बारे में लिखने के लिए प्रश्न पूछा गया है तो हमें क्या लिखना चाहिए? रैदास भक्तिकालीन कवि है, ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवियों में से एक माने जाते हैं। इनका जन्म
सन 1482 में हुआ। वे मीराबाई के गुरु माने जाते हैं। इनकी प्रसिद्ध रचना गुरु ग्रंथ साहिब में है। इनके पद इसी गुरु ग्रंथ साहिब में प्रचलित है और इनकी मृत्यु सन 1527 में हुई। कवि लेखक परिचय के बाद अब आगे चलते हैं। लघुत्तरात्मक प्रश्नों का स्वभाव कैसे होता है, उनका उत्तर हमें किस प्रकार से लिखना है। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ 4 प्रश्न होंगे। प्रश्न संख्या 16, 17, 18 और 19 4 प्रश्न हो गए, जिनमें से 2 प्रश्न पद्य भाग से, 2 प्रश्न गद्य भाग से। गद्य भाग से प्रश्न अधिकतर ईदगाह, लोकगीत, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी, जल ही जीवन है, धरती के सवाल, अंतरिक्ष के जवाब पाठों से पूछे जाने की संभावना अधिक बनती है। मान लीजिए लोकगीत पाठ से मैं एक प्रश्न आपके सम्मुख रखता हूँ। लोकगीतों की भाषा ही उनकी सफलता का प्रमुख कारण है, कैसे? यदि इस तरह का प्रश्न पूछा गया है तो हमें क्या करना चाहिए? लोकगीतों की भाषा के संबंध में कहा जा चुका है कि ये सभी लोकगीत गांवों और इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं। इसी कारण ये बड़े आह्लादकार और आनंददायक होते हैं। राग तो इन गीतों के आकर्षक होती ही है, इनकी समझी जा सकने वाली भाषा भी इनकी सफलता का कारण है। इस तरह से हम लिखते हैं तो हमारा उत्तर श्रेष्ठ माना जाता है। और ध्यान रखना है, यहाँ प्रत्येक उत्तर 4 से 5 पंक्तियों में लिखना है। उसी प्रकार से ईदगाह पाठ से भी अनेक प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। ईद के दिन आप क्या क्या कार्य करते हैं, ऐसा भी प्रश्न हो सकता है। दादी अमीना कोठरी में बैठकर क्यों रो रही थी, यह भी प्रश्न हो सकता है। मेले में हामिद ने दादी के लिए चिमटा क्यों खरीदा होगा, ऐसा भी प्रश्न हो सकता है। और कविता की बात की जाती है तो सावन को मनभावन क्यों कहा गया है, कवि अपने जीवन में बार बार सावन को आने का निमंत्रण क्यों दे रहा है, लड़की का जन्म लेना परिवार में खुशी का माहौल लाता है, कैसे, कनकन का अधिकारी कौन है और क्यों, ऐसे प्रश्न, अनेक प्रश्न हो सकते हैं। साथ ही साथ आगे के पाठ में चले जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी है, जल ही जीवन है, धरती के सवाल, अंतरिक्ष के जवाब है, भक्ति पद है, नीति दोहे है, स्वराज्य की नींव है, दक्षिणी गंगा गोदावरी है। तो सभी पाठ अपनी जगह महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, किंतु परीक्षा की दृष्टि में जो बार बार पिछले प्रश्न पत्रों में पूछे गए हैं, वैसे पाठों को देखेंगे तो ईदगाह, लोकगीत, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी, जल ही जीवन है, धरती के सवाल, अंतरिक्ष के जवाब से अधिकतर लघुत्तरात्मक पूछे जाने की संभावना है। उसी प्रकार से पद्यभाग से बात की जाती है तो नीति दोहे, भक्ति पद, कनकन का अधिकारी, माँ मुझे आने दे और बरसते बादल पाठ मुख्य है। वैसे तो कविता भाग के 5 पाठों को हमें अनिवार्य रूप से पढ़ना है। आ बिट की बात करते हैं तो आ बिट में 3 प्रश्न होते हैं। प्रश्न संख्या 20, 21 और 22, और प्रत्येक प्रश्न के अंतर्गत 2-2 प्रश्न दिए जाते हैं। अर्थात एक प्रश्न देकर या कहकर और एक प्रश्न दिया जाता है, लेकिन प्रश्न संख्या एक ही होती है। तो 20, 21 और 22, इसमें 22वां प्रश्न सृजनात्मक अभिव्यक्ति के अंतर्गत होता है और 20वां और 21वें प्रश्न की बात की जाती है तो एक प्रश्न पद्यभाग से, यानी एक प्रश्न की संख्या होती है, प्रश्न 2 होते हैं, और एक प्रश्न गद्य भाग से, यानी कि 2 प्रश्न गद्य भाग से होते हैं। और ये निबंधात्मक उत्तर वाले प्रश्न है। निबंधात्मक उत्तर वाले प्रश्नों की बात की जाती है तो इस उत्तर को कम से कम 8 से 10 पंक्तियों में लिखना चाहिए। ये एक विशेष सूचना है। दूसरी सूचना ये है कि ये 8 से 10 पंक्तियाँ जब आप लिखते हैं तो 8 से 10 पंक्तियाँ लिखते समय केवल एक ही पैराग्राफ में, लंबे पैराग्राफ में ना लिखकर छोटे छोटे भागों में उसे विभाजित कर कर लिखना उचित होगा। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप कारण लिखिए या पॉइंट वाइज लिखते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5 कहकर पॉइंट वाइज भी आप इन उत्तरों को लिख सकते हैं। और यहाँ प्रायः पूछे जाने वाले उत्तर पाठ के मूल बिंदु के आधार पर या पाठ के सारांश को लेकर, भाव को लेकर पूछे जाने की संभावना होती है। प्रश्न का स्वभाव जैसा भी हो, लेकिन हमें लिखते समय पाठ का जो मूल भाव होता है उसे ध्यान में रखकर लिख लेना चाहिए। समझ लीजिए, नीति दोहे हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। रहीम और बिहारी के दोहों का भाव अपने शब्दों में लिखिए कहकर प्रश्न पूछा गया है।
तो यहाँ क्या है, नीति 2 है हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो इससे क्या अर्थ निकलता है, 1-2 वाक्य लिखकर फिर रहीम के 2 दोहों के अंतर्गत क्या कहा गया है, बिहारी के 2 दोहों के अंतर्गत क्या कहा गया है, लिखना चाहिए। और साथ ही साथ मैं छात्रों को एक विशेष जानकारी ये भी देना चाहता हूँ कि अधिकतर निबंधात्मक प्रश्नों के जब उत्तर लिखते हैं तो छात्र क्या करते हैं, वहाँ कवि या लेखक परिचय को ही 5-6 वाक्यों में या 5-6 पंक्तियों में लिख देते हैं और जो प्रश्न पूछा जाता है उसका उत्तर ठीक तरह से नहीं लिखते। तो निबंधात्मक उत्तरों में कवि लेखक परिचय को लेकर उतना लंबा लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल 1 या 2 वाक्यों में आप वहाँ लिख सकते हैं। मान लीजिए प्रश्न पूछा गया है कि वर्षा ऋतु के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन बरसते बादल कविता पाठ को ध्यान में रखकर लिखिए। तो यहाँ उत्तर का आरंभ ऐसे होना चाहिए, बरसते बादल कविता पाठ प्रकृति के बेजोड़ कवि सुमित्रानंदन पंत द्वारा लिखा गया है। बस इतना लिखना है। इसके बाद फिर आप प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कविता को ध्यान में रखते हुए लिखना है। इस तरह से लिखना है। कवि परिचय पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए निबंधात्मक प्रश्नों पर। केवल कवि का नाम लिखने से आपको वहाँ 1 अंक उसके लिए मिल सकता है। और जो भी प्रश्न पूछा जाता है प्रश्न को समझकर लिखना चाहिए। जैसा कि प्री फाइनल की परीक्षा में एक प्रश्न पूछा गया है कि हामिद आज के वर्तमान युग में एक आदर्श बालक माना गया है, ईदगाह कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए कहकर प्रश्न पूछा गया है। तो ऐसे अनेक प्रश्न हो सकते हैं। हर पाठ से भी तरह तरह के प्रश्न हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी में जब चले जाते हैं तो वो पाठ में देश को स्वतंत्रता दिलाने में हिंदी के योगदान पर प्रकाश डालिए, ऐसा भी प्रश्न हो सकता है। अनेकता में एकता बनाए रखने में हिंदी का योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है, इस कथन को स्पष्ट करते हुए अपने विचार लिखिए, ऐसा भी प्रश्न हो सकता है। लोकगीत पाठ से जब प्रश्न पूछने की संभावना होती है तो स्त्रियों के लोकगीतों की विशेषता क्या होती है, ये भी प्रश्न ऐसा हो सकता है। तो तरह तरह के प्रश्न हो सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से पद्यभाग से बात की जाती है तो भ्रूण हत्या पर रोकथाम लगाने के लिए एक छात्र के रूप में आप क्या सुझाव देते हैं, ऐसा भी प्रश्न हो सकता है। और भक्तिपद पाठ से जब पूछा जाने की संभावना बनती है तो मीरा के पद की विशेषताओं को या मीरा के पद के भाव को अपने शब्दों में लिखिए कहकर। उसी प्रकार से धरती के सवाल अंतरिक्ष के जवाब जब पाठ में चले जाते हैं, ముఖ్యంగా ఈ ధరతికే సవాల్ అంతరిక్షకే జవాబు పాఠంలో ఇద్దరు గొప్ప వ్యక్తుల గురించి చెప్పడం జరిగింది. ఒకరు APJ अब्दुल कलाम మరియు రెండవ వారు टेसी थॉमस. और हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि टेसी थॉमस ने APJ अब्दुल कलाम को अपना गुरु माना है. तो यहाँ भी प्रश्न क्या है, APJ अब्दुल कलाम को लेकर भारत में होने वाली भिन्न भिन्न प्रकार की सामाजिक समस्याओं को लेकर प्रश्न हो सकता है, जिसमें बेरोजगारी की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, साथ भ्रष्टाचार की समस्या है. और इन सब बातों के साथ साथ अब्दुल कलाम जी ने वहाँ एक महत्वपूर्ण बात कही है, वो है आदर्श छात्र. एक आदर्श छात्र में क्या गुण होना चाहिए, इसके लिए उन्होंने ईमानदारी शब्द का प्रयोग करते हुए बहुत ही सुंदर ढंग से छात्रों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर वहाँ दिया है. तो छात्रों इस सारी बातों को ध्यान में रखना है. అన్ని విషయాలు కూలంకషంగా మీరు చదవాలి. ప్రతి పాఠాన్ని క్షుణ్ణంగా చదివితేనే మనకు ప్రశ్న ఎక్కడి నుంచి అడిగాడో తెలుస్తుంది, దానికి సమాధానం రాసిన వాళ్ళము అవుతాము. निबंधात्मक प्रश्न के उत्तर लिखते समय 2 प्रश्न होते हैं. एक प्रश्न का उत्तर लिखना है तो छात्रों को ध्यान से प्रश्न की संख्या अच्छी तरह से लिख लेना चाहिए, 20 और 21. अब यहाँ 2 प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखना है. और यहाँ देखिए प्रश्न संख्या 19 तक हमारे लिए कोई भी इंटरनल चॉइस नहीं है. प्रश्न संख्या 20, 21, 22 के लिए इंटरनल चॉइस दिया गया है. यदि मान लीजिए कोई छात्र 20वें प्रश्न में पूछे गए दोनों प्रश्नों के उत्तर लिखना चाहता है तो उस छात्र को क्या करना चाहिए, पहले एक प्रश्न का उत्तर लिखकर फिर 21वें प्रश्न का, 22वें प्रश्न का उत्तर लिखने के बाद फिर से 20वें प्रश्न के दूसरे प्रश्न का उत्तर लिखना चाहिए. और अक्सर छात्र एक गलती ये करते हैं कि చాలా మంది విద్యార్థులు ఒక తప్పు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళే డిసైడ్ చేస్తారు एक्स्ट्रा नहीं. आपको ये डिसाइड नहीं करना है. एक्स्ट्रा कहकर आप लिखने की आवश्यकता नहीं है. आपका काम केवल उत्तर मात्र ही लिखना है. जो आपके समाधान पत्र को जांचेंगे वो डिसाइड करेंगे विच वन इज़ एक्स्ट्रा, वो डिसाइड करेंगे.
जिस उत्तर को कम अंक मिलते हैं उसे एक्स्ट्रा माना जाएगा और जिस उत्तर को अधिक अंक मिलते हैं उसे एक्स्ट्रा नहीं माना जाएगा, चाहे आप पहले लिखो या बाद में लिखो। और साथ ही साथ निबंधात्मक प्रश्नों की बात करने को समाप्त करने से पहले मैं आपको एक और सुझाव ये देना चाहता हूँ कि फर्स्ट बिट सेक्शन 1 में जो गद्यांश, अपठित गद्यांश, पद्यांश के प्रश्नों की बात की जाती है, तो छात्रों एक बात आप सावधानी के साथ सुन लीजिए। यहाँ प्रश्नों के क्रम का पालन करना अनिवार्य है। आप 1 से 5 एक क्रम में एक साथ लिखेंगे तो उचित होगा, 6 से 10, फिर 11 से 15। और अच्छी बात यह होगी कि 1 से लेकर 15 तक आप एक ही क्रम में लिखेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन ये सबके लिए संभावना नहीं हो सकती है। तो मैं आप लोगों से अनुरोध ये करता हूँ कि कम से कम 1 से 5, 11 से 15, 6 से 10, एक एक विभाग के 5-5 प्रश्नों के उत्तर एक साथ एक जगह लिखना चाहिए। तो छात्रों, अब पार्ट ए में अंतिम प्रश्न बचा है हमारे लिए, प्रश्न संख्या 22, जिसका संबंध सृजनात्मक अभिव्यक्ति से है। सृजनात्मक अभिव्यक्ति की बात की जाती है तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि अंग्रेजी में यानी कि इंग्लिश में डिस्कोर्सेस के नाम से इसे जानते हैं, हिंदी में इन्हें विधाएं कहते हैं। तो हमारे लिए जैसा कि अंग्रेजी में माइनर डिस्कोर्स, मेजर डिस्कोर्सेस है, हिंदी में वैसा कुछ नहीं है, केवल विधाओं के अंतर्गत प्रश्न पूछे जाते हैं। 2 प्रश्न होंगे, एक का उत्तर लिखना है, एक के लिए 8 अंक है और आपका स्कोर बढ़ाने में ये 8 अंक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और यहाँ प्रायः कौन कौन से विधाओं के बारे में पूछा जाता है, पिछले प्रश्न पत्रों को हम ध्यान के साथ देखते हैं तो प्रायः यह देखा गया है कि पत्र लेखन, निबंध, नारे लिखना, संभाषण, साक्षात्कार की प्रश्नावली, डायरी लेखन और पोस्टर से अनेक बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलो अब चलते हैं, एक एक विधा के बारे में हम देखेंगे। पत्र लेखन की बात की जाती है तो पत्र लेखन में मुख्य रूप से हमारे लिए 2 प्रकार के प्रश्न होते हैं। एक है निजी पत्रों को लेकर, यानी कि पर्सनल लेटर्स, जिसमें पिताजी को पत्र, मामा जी को पत्र, भाई को पत्र, मित्र को पत्र, जो भी पत्र लिखे जाते हैं ऐसे पत्र होते हैं, निजी पत्रों के नाम से जाने जाते हैं। फिर औपचारिक पत्रों की बात की जाती है तो इसमें अधिकारियों के नाम या व्यापार के नाम पर जो पत्र लिखे जाते हैं वे पत्र औपचारिक पत्र कहलाए जाते हैं। तो ये 2 प्रकार के पत्र लिखने में थोड़ा अंतर है। छात्र इस बात को ध्यान देना चाहिए कि ये अंतर क्या है, और यहाँ स्पष्ट रूप से ये भी बात को ध्यान में रखना है कि जब पत्र लिखते हैं तो पत्र के जो कलेवर होता है, जो मुख्य बिंदु होते हैं, जो ढांचा होता है, इसको ध्यान में रखना चाहिए। जब उत्तर पुस्तिकाओं को जांचा जाता है तो ढांचे पर ध्यान देते हुए साथ ही साथ विषय वस्तु पर यानी कि कलेवर पर विशेष ध्यान दिया जाता है। जाती है तो पिताजी को पत्र लिखते समय या भाई को पत्र लिखते समय या मित्र को पत्र लिखते समय सबसे पहले दिनांक व स्थान होना चाहिए, फिर उसके बाद संबोधन, पत्र का कलेवर, समापन में आपका प्रिय पित्र, आपका हितैषी बेटा, फिर उसके बाद अंत में पता लिखना अनिवार्य है। पत्र लिखते समय संबोधन के स्थान पर आपको एक बात ध्यान देना है। यदि आप पिताजी को पत्र लिख रहे हैं तो आदरणीय परम पूज्य पिताजी नमस्कार या सादर प्रणाम कहकर आरंभ करना चाहिए। भाई को लिख रहे हैं तो प्रिय भाई, छोटे भाई को लिख रहे हैं प्रिय छोटे भाई कहकर उनका नाम भी लिख सकते हैं। मित्र को लिखते हैं तो प्रिय मित्र कहकर नाम भी लिख सकते हैं। भाई के लिए, मित्र के लिए नमस्ते या नमस्कार शब्द का प्रयोग करना उचित होगा। उसी प्रकार से जो औपचारिक पत्रों की बात की गई है, व्यावसायिक पत्र है, जो व्यापारिक पत्र है, इन पत्रों को लिखते समय हमें एक बात को ध्यान में देना है कि दिनांक व स्थान लिखने के साथ साथ फिर पहले आप प्रेषक लिखेंगे। प्रेषक के अंतर्गत जो व्यक्ति पत्र लिखता है उसका नाम व पूरा पता होगा। फिर उसके बाद सेवा में कहकर लिखेंगे। सेवा में कह अंतर्गत जिसको आप पत्र लिख रहे हैं उनका नाम या अहोदा, उनका पता होगा। फिर उसके बाद महोदय या महोदया, श्रीमान, इस तरह से उनको संबोधन करेंगे। फिर उसके बाद विषय होगा, विषय संक्षिप्त में लिखेंगे। फिर उसके बाद पूरा कलेवर होगा, अर्थात बॉडी ऑफ द लेटर जिसे हम कहते हैं। ఇందులో పూర్తి వివరణ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంటుంది। फिर उसके बाद समापन होगा। व्यापारिक पत्र या अधिकारियों के नाम लिखे जाने वाले पत्रों में फिर से अलग से पता लिखने की आवश्यकता नहीं है।
फिर इसके बाद चलते हैं निबंध के अंतर्गत चलते हैं। तो निबंध में मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। पहला भाग है प्रस्तावना, दूसरा भाग है विषय वस्तु या विषय विश्लेषण और तीसरा भाग है उपसंहार या निष्कर्ष। इन 3 भागों में पूरे निबंध को आपको लिखना है और निबंध लिखते समय निबंध की लंबाई कम से कम 20 से 25 पंक्तियों की होना तो अनिवार्य है, लेकिन हम द्वितीय भाषा के छात्र हैं तो कम से कम 1 पृष्ठ से बढ़कर हमारा निबंध होना चाहिए। इस 22वें प्रश्न के अंतर्गत पूछे जाने वाला एक और प्रश्न यह होता है कि डायरी लेखन। डायरी लेखन बहुत सी सरल विधा है। इसमें छात्रों को ध्यान देना है कि सबसे पहले दिनांक लिखेंगे, फिर उसके बाद वार लिखेंगे, फिर उसके बाद समय लिखा जाएगा, फिर उसके बाद उस दिन की विशेष गतिविधियां, घटनाएं जो भी होती है उन्हें 4-5 लिख लेना चाहिए। अंत में हस्ताक्षर कर देना चाहिए तो डायरी लेखन की प्रक्रिया वहाँ पूरी हो जाती है। और साथ ही साथ मैं और आगे चलते हुए आपको ये बताता चलूँ कि पोस्टर भी एक हमारे लिए बहुत ही सरल विधा है। पोस्टर के अंतर्गत हमें 3-4 बातों को ध्यान में रखना है। पोस्टर प्रायः चित्र प्रधान होता है, इसमें चित्र की महत्व अधिक होती है और चित्र के साथ साथ विषय संबंधी संक्षिप्त जानकारी आपको देना है, जो छोटे छोटे सरल वाक्यों में या मुहावरों में या कहावतों के माध्यम से या सूक्तियों के माध्यम से आप लिखेंगे। अंत में तैयारकर्ता का नाम भी होना चाहिए और पोस्टर में सबसे पहले शीर्षक का लिखना अनिवार्य है। तो चले पोस्टर और डायरी का भी प्रारूप हम एक बार देखते चलेंगे और आगे देखते हैं। तो संवाद या वार्तालाप, संभाषण जिसे कहते हैं या बातचीत के नाम से भी जाना जाता है, ये एक और विधा है। संवाद या वार्तालाप की बात की जाती है तो इंग्लिश में जो कन्वर्सेशन है वही संवाद के नाम से हिंदी में जाना जाता है। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच आपस में जो बातचीत होती है उसे संवाद का नाम दिया जाता है। और छात्रों, यहाँ एक बात ध्यान में रखना है, संवाद का आरंभ सदा ही आपको नमस्ते या नमस्कार या प्रणाम से करना चाहिए। సంభాషణ మొదలు పెట్టడానికి ముందుగా మనము नमस्ते కానీ नमस्कारम కానీ राशि మొదలు పెట్టాలి। और संवाद के अंतर्गत भाषा सरल व स्पष्ट होना चाहिए और संदर्भ के अनुसार होना चाहिए और साथ ही साथ संवाद की लंबाई कम से कम 8 से 10 आदान प्रदान वाली होनी चाहिए। सो बिटवीन 2 देर आर 8 to 10 कन्वर्जेशंस, ये इसका होना अनिवार्य है। और साथ ही साथ संवाद के सुसंपन्न करते समय, संवाद को समाप्त करते समय आप धन्यवाद कहकर संवाद को समाप्त कर देना चाहिए। संवाद के बाद देखेंगे, चलते हैं आगे बढ़ते हैं साक्षात्कार की प्रश्नावली के अंतर्गत। साक्षात्कार की प्रश्नावली भी एक सरल विधा है। इसमें केवल छात्र को प्रश्न मात्र ही लिखना है, उत्तर लिखने की आवश्यकता नहीं है। और प्रश्नों की संख्या कम से कम 8 होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 10 होनी चाहिए। और साक्षात्कार की प्रश्नावली लिखते समय छात्र को सबसे पहले अपना स्वपरिचय 1 या 2 वाक्यों में देना चाहिए, जैसा कि मैं श्रीनिवास 10वीं कक्षा पाठशाला का नाम, इस तरह से आपको वहाँ बता देना चाहिए। और साथ ही साथ जिसका साक्षात्कार करने जाते हैं उनका भी छोटा सा परिचय होना चाहिए। मान लीजिए हमारे ज़िला के शिक्षा अधिकारी से आप साक्षात्कार करना चाहते हैं तो छात्र क्या कहेगा, अपना नाम, कक्षा और पाठशाला का नाम बताने के साथ साथ फिर लिखेगा, आज मैं हमारे करीमनगर जिला के शिक्षा अधिकारी से साक्षात्कार करने जा रहा हूँ, इसके अंतर्गत निम्न प्रश्न पूछूंगा कहकर प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कहकर 8 प्रश्न लिखेंगे। बस इतना मात्र ही है। और छात्रों, यहाँ एक बात ध्यान में रखना यह है कि पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न और अंतिम प्रश्न आप चाहे जिस किसी से भी साक्षात्कार कीजिए, सेम प्रश्न आप पूछ सकते हैं। पहले प्रश्न के रूप में आपकी प्राथमिक शिक्षा और बचपन कैसे बीता, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। और दूसरा प्रश्न, आप इस क्षेत्र में आने के पीछे किसकी प्रेरणा है, क्यों आपने इस क्षेत्र को चुना, इत्यादि प्रश्न पूछ सकते हैं। और अंतिम प्रश्न के रूप में जिला शिक्षाधिकारी की बात की जा रही है तो जिला शिक्षाधिकारी से आप अंतिम प्रश्न के रूप में ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि जिले के छात्रों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं। तो इस तरह से चाहे किसी से भी साक्षात्कार लो, ముఖ్యంగా గమనించాల్సింది మొదటి ప్రశ్న ప్రాథమిక విద్యాభ్యాసము బాల్యం గురించి, రెండవ ప్రశ్న మీరు ఈ రంగాన్ని ఎంచుకోవడానికి ప్రముఖ కారణాలు ఏంటి, లేదంటే ఎవరి ప్రేరణ ద్వారా ఎంచుకున్నారు, చివరి ప్రశ్నగా మీరు ఇచ్చే సందేశం ఏంటి,
తదితర ప్రశ్నలతో మనము 8 ప్రశ్నలు రాయాలి. इसमें भी भाषा का प्रयोग सुंदर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, सरल होना चाहिए, प्रश्न स्पष्ट होना चाहिए. और आगे चलते हैं तो इसके बाद नारे भी एक बहुत ही सरल विधा है. नारे के अंतर्गत अधिक बार पिछले प्रश्न पत्रों पर हम एक बार दृष्टि डालेंगे तो नारे के अंतर्गत देशभक्ति पर, स्त्री शिक्षा पर, पर्यावरण प्रदूषण पर नारे पूछे गए हैं. यदि नारे से प्रश्न पूछा जाता है तो इन्हीं कहीं से आपको नारों के अंतर्गत प्रश्न पूछा जा सकता है. यदि वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हैं तो प्लास्टिक से होने वाली नष्ट और प्लास्टिक से होने वाली हानियों के बारे में भी आपको निबंध या नारे लिखने के लिए हो सकता है, या पत्र लेखन भी हो सकता है, या पोस्टर भी हो सकता है. इस तरह से विधाओं के अंतर्गत फिर से एक बार मैं आप लोगों को दोहराना चाहता हूं कि पत्र लेखन, निबंध, नारे लिखना, पोस्टर, साक्षात्कार की प्रश्नावली, संवाद इत्यादि से प्रश्न होने की संभावना अधिक होती है. इस तरह से पार्ट ए पूरा हो चुका है. अब पार्ट बी के अंतर्गत जाते हैं. तो पार्ट बी हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें 20 प्रश्न होते हैं, 20 अंक होते हैं, 30 मिनट का समय निर्धारित है और 20 के 20 प्रश्न मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है. प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 उत्तर होंगे. हर उत्तर को इंग्लिश वर्णमाला के कैपिटल लेटर्स ABCD से सूचित किया जाता है और छात्रों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया जाता है कि दिए गए प्रश्नों के उत्तर कोष्टक में कैपिटल अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर ABCD के माध्यम से लिखिए. और मैं यहाँ छात्रों को एक बात यह भी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि काटे गए, दोहराए गए अक्षरों को अंक नहीं दिए जाएंगे कहकर एक स्पष्ट निर्देश है. तो मैं छात्रों को यह बताना चाहता हूं कि हर प्रश्न का जो उत्तर होता है ABCD, इसे बार बार काटना या दोहराना मत कीजिए. एक बार सोच समझकर उत्तर लिखने का प्रयत्न करना है. और इन 20 प्रश्नों में विशेषकर हमारे लिए शब्द भंडार और व्याकरणांश से प्रश्न पूछे जाते हैं. 10 प्रश्न शब्द भंडार से और 10 प्रश्न व्याकरणांश से होते हैं. और ये प्रश्नों की परंपरा एक के बाद एक होती है और इसमें कोई ऐसा नियम नहीं है कि पहले शब्द भंडार हो फिर వ్యాకరణాంశ हो या पहले వ్యాకరణాంశ हो फिर शब्द भंडार हो. ఇలాంటిది ఏమీ లేదు. ఓవరాల్గా 20 प्रश्न ఉంటాయి. टोटल क्वेश्चंस 20. ये 20 प्रश्नों के अंतर्गत आपको तरह तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं. पार्ट बी में यानी ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको पर्याय शब्द, शब्दार्थ, शुद्धवर्तनी, मुहावरा, संधि विच्छेद, समास, संख्याओं को अक्षरों में लिखना, अंकों को अक्षरों में पहचानना और साथ ही साथ बेमेल शब्द, युग्म शब्द और ये भी होंगे. और इनके साथ साथ लिंग, वचन, काल, प्रत्यय, उपसर्ग, वाक्य के भेद, अर्थ के आधार पर, शब्द के आधार पर, कभी कभी वाच्य से भाववाचक संज्ञा इत्यादि प्रश्न आपको पूछे जाएंगे. और इन सभी प्रश्नों के उत्तर लिखते समय छात्र एक बात ध्यान में रखना है, पहले प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, फिर चारों उत्तरों को पढ़ने के बाद ये निर्धारित कर लेना चाहिए कि कौन सा उत्तर उचित होगा, A और B और C और D. और अनेक बार यह देखा जा रहा है कि छात्र हिंदी परीक्षा होने के कारण ABCD के स्थान पर अ ई का प्रयोग कर रहे हैं. कुछ छात्र 1 2 3 4 का प्रयोग कर रहे हैं. कुछ छात्र छोटे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का प्रयोग कर रहे हैं और कुछ छात्र उत्तर को लाकर कोष्टक में लिखने की चेष्टा कर रहे हैं. प्रिय छात्रों, वैसा मत कीजिए. आपको जो सूचना, जो निर्देश दिया गया है, इंग्लिश वर्णमाला के कैपिटल लेटर्स ABCD के रूप में मात्र ही आपको उत्तर लिखना है. और साथ ही साथ उत्तर लिखते समय काटम कुट्टी नहीं होनी चाहिए, दोहराना नहीं चाहिए. यदि आप किसी उत्तर को बदलना चाहते हैं तो वैसे समय उस उत्तर पर इंटू मार्क लगाइए, उसके बाजू में एक कोष्टक लगाकर उसमें सही उत्तर को सूचित करने वाले अक्षर को लिख दीजिए. आपके उत्तर को मान्यता दी जाएगी. इस तरह से पार्ट ए और पार्ट बी के अंतर्गत पूरी तरह से प्रश्न पत्र का विश्लेषण किया गया है. आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसकी विस्तृत जानकारी दी गई है. छात्रों से मैं अनुरोध करता हूं कि आप अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए और अच्छा GPA प्राप्त कीजिए. और साथ ही साथ मैं इस वीडियो बनाने का जो मौका मुझे दिया गया है, इसके लिए हमारे करीमनगर ज़िला के कलेक्टर मैडम का, माननीय कलेक्टर जी का मैं आभार प्रकट करता हूं. उसी तरह से हमारे ज़िला शिक्षा अधिकारी का भी मैं आभार प्रकट करता हूं. इस वीडियो के निर्माण में
जो सहयोग मुझे नाज़िमा परवीन एलपी हिंदी से मिला है उनको भी आभार प्रकट करता हूँ। तकनीकी तौर पर परवेज़ को भी मैं आभार प्रकट करते हुए आप सभी से विदाई चाहता हूँ। धन्यवाद।